अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन बताने वाला हूं कि कभी भी एक राइट एंगुलर ट्राइंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो राइट एंगुलर वर्टेक्स पे ही बैठा होता है। तो अगर मुझे लाइन AB से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो किसी भी तरीके से पहले मुझे लाइन AB का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो लाइन AB का इक्वेशन कब निकलेगा? जब मुझे A और B के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन बनता है ना, अलोंग दिस लाइन जिसका जो स्लोप है 60 डिग्री है, अगर वहां से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेना तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? तो वो होता है x प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y प्लस आर साइन थीटा पैरामीट्रिक फॉर्म से। तो जेई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जेई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। सो विल बी स्टार्टिंग विद द ट्रेंड एनालिसिस। तो आज मैं इस पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैट में मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है आई विल बी टेकिंग दैट क्वेरी एज वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग? मेरा नाम है अमन सिंह और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आरसीएस और स्ट्रेट लाइन पर बहुत अच्छे जेई के पीवाईक्यूज। तो हम यहाँ पे जेई के 10 पीवाईक्यूज के डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां पे टैप एंड टेस्ट का ऑप्शन है, तो जाइए टैप करिए और बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अब देखो आज हम यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस भी देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारा आरसीएस और स्ट्रेट लाइन पर कितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर हम देखें ऑन एन एवरेज हर साल 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बेसलाइन भी है, बाकी के चैप्टर्स के लिए भी वहां पर भी एज अ टूल यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि जेईई मेन 2023 का है, जहां पे बोल रहा है लेट बी एंड सी बी द 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन y प्लस एक्स इक्वल टू 0 सच दैट b एंड c आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। सपोज a इज अ पॉइंट ऑन y माइनस 2x इक्वल टू 2 सच दैट ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो मुझे यहां कहीं ना कहीं ABC ट्राइंगल का एरिया निकालना है। मेरे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूं, देखो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ABC, अब मुझे ये कह रहा है जो पॉइंट A है वो y माइनस 2x इक्वल टू 2 लाइन, कौन सी लाइन है? हाँ, y माइनस 2x इक्वल टू 2 पर लाई कर रहा है, और इसके अलावा B और C जो हैं वो y प्लस एक्स इक्वल टू 0 पर लाई कर रहे हैं। तो y प्लस एक्स इक्वल टू 0 मतलब कुछ ये जो लाइन होगी वो तो ऐसी रही होगी, जिसको मैं y इक्वल टू माइनस एक्स भी बोल सकता हूं इस लाइन को। तो अब यहां पर अगर मैं 2 पॉइंट लूं जो कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होंगे, वो कैसे मैं ले सकता हूं? तो अगर मैं इसे 1 मिनट के लिए बोल दूं कि ये मेरा t है, तो y कोऑर्डिनेट माइनस टी होगा, और यहां पे जो सिमेट्रिक पॉइंट होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो माइनस टी कॉमा टी हो जाएगा। तो अगर इसे मैं b मानता हूं तो ये मेरा c हो जाएगा। तो एक काम करते कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं, राइट? तो b मेरा कितना है? ये मेरा अगर लेट से t कॉमा माइनस ऑफ t है तो c जो होगा वो मेरा माइनस टी कॉमा टी हो जाएगा। और a के बारे में मुझे नहीं पता। अब अगर मुझे एरिया निकालना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। ये मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा। अब परपेंडिकुलर जब मैं ड्रॉप करूंगा तो 90 डिग्री है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 है, तो ये 30 होगा, और ये भी 30 होगा, और ये भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। तो ये तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए दोनों। अगर मैं बात करूं AMB और AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो ये M जो होगा मेरा मिड पॉइंट होगा। तो अगर M मेरा मिड पॉइंट होगा तो मैं M के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं। तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? t माइनस t/2 कितना होगा? 0 होगा, और ये भी मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। और इसके अलावा क्या मैं यहां पर AM का स्लोप लिख सकता हूं? हाँ, तो अगर मुझे पता है BC का स्लोप कितना है, तो जो मेरा BC का स्लोप है, जो मेरे लाइन BC का स्लोप है वो कितना था? वो मेरा -1 था। तो यहां से AM का स्लोप कितना होगा? तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका जो स्लोप होगा +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा, और ये पॉइंट 0,0 से पास कर रही है। तो क्या मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूं? किसकी इक्वेशन? AM की इक्वेशन आसानी से लिखी जा सकती है। तो इक्वेशन ऑफ AM क्या होगा? यहां पे इक्वेशन ऑफ AM क्या होगा? इक्वेशन ऑफ AM क्या होगा? तो ये मैं बोल सकता हूं y माइनस y1 के अकॉर्डिंग y माइनस 0 इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 0। तो हम बोल सकते हैं y इक्वल टू x आ गया।
अब ध्यान देना, एक लाइन तो मेरी y इक्वल टू एक्स की आई और एक मेरा ये a लेट से किसी लाइन, जो कि लाइन क्या दी गई है y माइनस 2x इक्वल टू 2 से पास कर रही है। तो अगर मैं दोनों को सॉल्व कर लूं तो मुझे एक एक कोऑर्डिनेट आसानी से मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। तो निकालते हैं एक एक कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं यहां y माइनस 2x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू x को सॉल्व करें तो y इक्वल टू x मैं यहां डाल देता हूं तो कितना आएगा x माइनस 2x इक्वल टू 2 हियर। तो यहां से x की वैल्यू माइनस 2 आएगी और y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब जो मेरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो क्या आया, माइनस 2 माइनस 2 आ गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो एक काम करते हैं, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनकी सारी साइड लेंथ बराबर होंगी, तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरी AB की लेंथ होगी वो BC के बराबर होगी। तो मैं यहां से अगर बोलूं AB लेंथ जो है मेरा, अगर वो BC के बराबर है, अगर मैं कहता हूं लेंथ जो AB की है वो BC के बराबर है, तो क्या यहां से लेंथ AB कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, लेंथ AB कितना होगा तो आप कैलकुलेट कर लो। अंडर रूट कितना होगा, अंडर रूट 2 प्लस टी का होल स्क्वायर और साथ में कितना होगा 2 माइनस टी का होल स्क्वायर। तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं साइड का, मतलब यहां से मैं ये भी तो बोल सकता हूं AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये कितना आएगा 2 प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस टी का होल स्क्वायर, है ना। और ये BC स्क्वायर है, माय बैड, BC स्क्वायर है ये। तो ये AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर है। अब क्या मैं BC कैलकुलेट कर सकता हूं? हाँ, तो BC क्या है, माइनस टी और T माइनस टी के बीच के डिस्टेंस। तो ये कितना होगा, T माइनस ऑफ माइनस टी 2T का होल स्क्वायर कितना होगा 4T स्क्वायर होगा। ऐसे नेक्स्ट जरा देख लेते हैं वो कितना होगा। तो नेक्स्ट कितना होगा, ये भी वही होगा 2T का होल स्क्वायर जो कि 4T स्क्वायर बनेगा। तो ये मेरा 4T स्क्वायर आ गया। अब यहां से आ जाएगा 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4T प्लस 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4T इक्वल टू 4T स्क्वायर प्लस 4T स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो एक कैलकुलेशन में 4T कैंसिल हो रही है इसमें, और कितना आएगा 2T स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 8T स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं जो मेरा 60 स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो 8 के बराबर आएगी। तो जो मेरी T स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर आएगी, 4/3 के बराबर। तो जो T की वैल्यू आएगी वो मेरी आ जाएगी 2/√3 आ जाएगी। T की जो वैल्यू आएगी 2/√3 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब मुझे T के अगर कोऑर्डिनेट पता चल गए तो क्या अब हम यहां सर अगर एक हम काम करें कि मैं यहां पे देखो मेरा ये जो परपेंडिकुलर तो आराम से आ गया, मैं ये डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेता हूं जो लेंथ BC आई। तो लेंथ BC मेरी कितनी थी, तो जो मेरा लेंथ BC है वो कितना बना रहा होगा, वो होगा अंडर रूट ऑफ 4T स्क्वायर प्लस 4T स्क्वायर। तो कितना होगा अंडर रूट 8T स्क्वायर, तो कितना होगा 2√2T आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। तो यहां से जो BC की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2√2 इंटू 2/3 कितना आएगा, तो आ जाएगा मेरा 4√2/3। ये आ गया ना मेरा, ये आ गया BC की लेंथ आ गई, राइट। BC की लेंथ कितनी आ गई 4√2/3 आ गई। और क्या ये जो AM की लेंथ है वो कितनी है, तो AM की लेंथ आएगी अंडर रूट 2, जो AM की लेंथ आएगी वो आएगी √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना आएगा, तो देखो ये आ गया मेरा 4 + 4 8 आ गया, तो ये आ गया मेरा 2√2, ये आ गया 2√2। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आएगा 1/2। बेस कितना आया है, तो देखो बेस अभी हमने कैलकुलेट किया, बेस जो है मेरा BC है, ये मेरा बेस BC था जो कि 4√2/3 है। तो ये मेरा 4√2/3 आया और साथ में 2√2 आ गया। ठीक है, अब यहां से हम कुछ कैंसिलेशंस कर लेते, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं 4√2 इंटू 2√2 कितना आएगा, तो 4 2 8, 8 इंटू 2 16/2। अच्छा एक सेकेंड, जो BC की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, जो मेरा BC आया था वो है मेरा 2√2। अच्छा ये 2/√3 है ना, यहाँ जो T की वैल्यू है वो 2/√3 है, तो यहाँ √3 मुझे रखना था। ये मेरा 4√2 अपॉन ये आ जाएगा मेरा 4 इंटू √2/√3 आया है। ठीक है, तो ये √2/√3 होगा एक्चुअली में। ठीक है, डन। अब यहां से क्या है, अगर मैं देखूं तो आ जाएगा 4 2 8, 16/2√3, तो ये कैंसिल करेगा इसे, और जो वैल्यू आएगी आ जाएगी 8/√3 स्क्वायर यूनिट। कितनी आ जाएगी 8/√3 स्क्वायर यूनिट। तो 8/√3 वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 8/√3 स्क्वायर यूनिट। तो अगर हम ऑप्शंस में जाएं तो C ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेट द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑन द लाइन 4x - 7y + 10 = 0
x प्लस वाई इक्वल टू 5 और अगला दिया 7x प्लस 4y इक्वल टू 15, then the distance of its orthocenter from the orthocenter of the triangle formed by the line x equal to 0, y equal to 0, x plus y equal to 1. तो अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन बताने वाला हूं कि कभी भी एक राइट एंगुलर ट्राइंगल में जो ऑर्थोसेंटर होता है वो राइट एंगुलर वर्टेक्स पे ही बैठा होता है ना? ये हमें पता है ये कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट यहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं. अब देखो यहां पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आप लाइन देखो 4x माइनस 7y प्लस 10 और एक जो मेरी लाइन दी गई, लेट्स से इसे मैं अगर L1 बोल दूं ट्राइंगल की, जो कि क्या दी गई है 4x माइनस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0. इसका स्लोप कितना आएगा? तो इसका स्लोप जो आ जाएगा वो 4/7 आ जाएगा. और जो मेरे पास अगर ये लाइन की बात करूं 7x प्लस 4y इक्वल टू 15, लेट्स से अगर मेरी लाइन L3 है, मैं L2 ये मान लेता हूं, तो ये मेरा L3 है, तो ये है मेरा 7x प्लस 4y और साथ में क्या आएगा इक्वल टू 15 आ जाएगा. तो इसका स्लोप क्या आएगा? इसका जो मेरा स्लोप आएगा -7/4 आ जाएगा. अब ध्यान से देखो, तो अगर मैं दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, दोनों का, अगर मैं इसको चलो स्लोप को m1 m2 ले लेता हूं, तो ये m1 m2 क्या होगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 4/7 इंटू -7/4 क्या बनेगा -1. मतलब ये राइट एंगुलर ट्राइंगल तो है और राइट एंगुलर वर्टेक्स कहां पे बैठा होगा? दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे. किन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट पे? L1 और L3. तो मुझे अगर ऑर्थोसेंटर निकालना है तो सिंपली दोनों को सॉल्व कर लेना है. कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. तो यहां से क्या आएगा 4x माइनस ऑफ 7y प्लस 10 इक्वल टू 0 है. अब इक्वेशन सॉल्विंग है तो एक काम कर सकते हैं, यहां पर अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा 28 माइनस 49y इक्वल टू -70 आ गया. और दूसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ये आ गया प्लस 16y आ जाएगा और वो कितना आएगा 60 आ जाएगा. ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं. अगर इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं और इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं, है ना, ये मेरा इक्वेशन 1 है. ठीक, अब यहां से क्या होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 28x कैंसिल होंगे और 49 और 16 मिलकर कितना बनेगा -65 और यहां पे क्या आएगा -130 आ जाएगा. तो जो y की वैल्यू आएगी 130/65, जिसकी वैल्यू आएगी 2 के बराबर. तो मेरा y2 आ गया. तो y2 आ गया, तो y इक्वल टू 2 इसमें कहीं भी किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो मैं इसी में पुट कर दे रहा हूं. तो यहां से कितना आएगा 4x माइनस ऑफ 7 इंटू 2 14 -14 प्लस 10 इक्वल टू 0. तो यहां से जो मेरी 4x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 14 माइनस 10 जो कि 4 के बराबर. तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 1 के बराबर आएगी. ठीक है, x की वैल्यू 1 के बराबर, y की वैल्यू 2 के बराबर है. तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसका मतलब जिसका ऑर्थो सेंटर आने वाला है वो क्या आएगा 1,2. ध्यान देना, पहले का ऑर्थो सेंटर क्या आया 1,2. तो मैं लिख सकता हूं मेरा पहला ऑर्थो सेंटर आ रहा है O1. अगर से डिनोट करूं O1 से तो ये आया मेरा 1,2. अब दूसरा भी देखो, ट्रायंगल बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये जो फॉर्म हुआ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू 0 मतलब क्या, y एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस है और y इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x एक्सिस हो गया. तो ये मेरा x एक्सिस है. एक तो मेरा y एक्सिस और एक x एक्सिस है. अगर ऐसा हुआ तो सोचो y एक्सिस और x एक्सिस हमेशा दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. तो अगर ये हमेशा दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो वंस अगेन यहां पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है और जो मेरा राइट एंगुलर वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन पे आएगा, क्योंकि दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 0,0 होगा. तो यहां से अगर मैं नेक्स्ट ऑर्थो सेंटर सीधे बोलूं तो O2 की जो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो 0,0 आ गए. अब मुझे दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. तो वैल्यू जो होगी, जो मेरी डिस्टेंस वैल्यू होगी वो कितनी होगी, √1 - 0 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर. 2 - 0 होल स्क्वायर आएगा. तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आ जाएगी √5 के बराबर आ जाएगी, √5 यूनिट. तो यहां जो मेरा डिस्टेंस आएगा √5 यूनिट के बराबर आएगा. तो अगर ऑप्शंस पे चले तो जो मेरा ऑप्शन बनेगा √5 यूनिट बनेगा. बी ऑप्शन करेक्ट होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन देखेंगे. अगला क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा कुछ लिखा हुआ है. क्वेश्चन क्या है कि NCR -1 इक्वल टू 28, NCR इक्वल टू 56 है, NCR +1 इक्वल टू 70 है. कोऑर्डिनेट ए के दिए गए 4 cos t, 4 sin t, B 2 sin t -2 cos t है. और जो C है 3R -1 R² माइनस ऑफ n -1 be the vertices of a triangle ABC where t is a parameter if 3x - 1 whole square plus 3y square
3y होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा, देन द लोकस इज द लोकस ऑफ अ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल ABC देन अल्फा। तो मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है और यहां पर क्या है, लोकस ऑफ सेंट्रोइड दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज तो ये होगी, मुझे R और N तो पता करने पड़ेंगे क्या है। तो उसके लिए मुझे दो इंफॉर्मेशन दी गई, तीन इंफॉर्मेशन दी गई हैं। तो आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, मैं बाइनोमियल के कॉन्सेप्ट को रिकॉल कराऊंगा कि हमें पता है NCR अपॉन NCR माइनस 1 क्या होता है, N माइनस R प्लस 1 अपॉन R होता है। ये हमें पता है ना, हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैं यहां लिख लेता हूं, ये आप नोट कर सकते हो। NCR अपॉन NCR माइनस 1 इक्वल टू, लिख लेते हैं NCR अपॉन NCR माइनस 1 इक्वल टू N माइनस R प्लस 1 अपॉन R। अब देखो, जो इंफॉर्मेशन दी गई है, तो मुझे दिया NCR माइनस 1 इक्वल टू 28, ये मुझे दिया है। और एक और बात दी गई है, इसके अलावा NCR की जो वैल्यू है वो 56 दी गई है। तो NCR जो है मेरा वो 56 दिया गया है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि NCR को NCR माइनस 1 से डिवाइड कर देता हूं, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, NCR अपॉन NCR माइनस 1 कितना आ जाएगा, 56 अपॉन 28, जो कि 2 के बराबर है। अब यहां फॉर्मूला रख सकते हैं, NCR अपॉन NCR माइनस 1 का फॉर्मूला होता क्या है, ये मेरा होता है N माइनस R प्लस 1 अपॉन R, जिसकी जो वैल्यू होगी वो 2 के बराबर आ जाएगी, है ना। तो यहां से अगर मैं इस इक्वेशन को फॉर्म करना चाहूं तो क्या इक्वेशन बन सकती है, तो जो मेरी इक्वेशन बनेगी आ जाएगी N माइनस R प्लस 1 इक्वल टू 2R। तो यहां से मैं बोल सकता हूं जो मेरा 3R माइनस ऑफ N की जो वैल्यू आएगी, देखो 2R प्लस R 3R आ जाएगा, 3R माइनस N की जो वैल्यू आएगी वो मेरी 1 के बराबर आ जाएगी। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं, है ना, 2R प्लस R 3R, 3R माइनस N इक्वल टू 1। अब अगला देखते हैं, ऐसे ही मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन है, NCR प्लस 1 में दी गई है। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन R ऐड कर लेता हूँ। NCR प्लस 1 की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 70 दी गई है। अब एक काम करता हूँ, NCR प्लस 1 को NCR से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ अगर मैं ऐसा लिखूँ कि NCR प्लस 1 अपॉन NCR, तो वो कितना होगा, तो वो जो मेरा आएगा वो आ जाएगा 70 अपॉन 56, और 70 अपॉन 56 को अगर मैं 14 से डिवाइड कर दूँ 5/4 आएगा। अब देखो, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, R को अगर मैं R प्लस 1 से रिप्लेस कर दूं, अगर मैं यहाँ पे R को R प्लस 1 से रिप्लेस करता हूं तो कितना आएगा बताओ, NCR प्लस 1 अपॉन NCR आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आएगी N माइनस R प्लस 1 अपॉन R। तो इफेक्टिव वैल्यू कितनी आएगी, N माइनस R अपॉन R, है ना। अच्छा, ये भी R प्लस 1 से रिप्लेस होगा यहाँ पर, तो ये R प्लस 1 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा R प्लस 1, ठीक है, ठीक से लिख लेते हैं इसे हम। तो ये मेरा आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा N माइनस R अपॉन R प्लस 1। ये आ गया, बढ़िया। देखो क्या है, N माइनस R अपॉन R प्लस 1, तो ये वैल्यू मैं यहां रखने वाला हूं। हमने क्या किया, R को R प्लस 1 से रिप्लेस किया, तो देखो ये NCR प्लस 1 बना, ये NCR बना, ये R की जगह R प्लस 1 आया, यहाँ R प्लस 1 आया, तो ये आ गया N माइनस R अपॉन R प्लस 1। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं N माइनस R अपॉन R प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी वो 5/4 के बराबर है। मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं जो मेरा 4N माइनस ऑफ 4R की वैल्यू है वो 5R प्लस 5 के बराबर होगी। अब एक काम करते हैं, 5R प्लस 4R को ऐड कर लेते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरा 9R, ये मेरा 9R आ गया, 9R प्लस माइनस ऑफ 4N, 9R माइनस ऑफ 4N। और देखो अगर मैंने इसे राइट में लाया, N को मैंने राइट में लाया, 5 को अगर मैं लेफ्ट में ले जाऊं तो आ जाएगा मेरा -5। ये मेरा एक और इक्वेशन बना। और पहला जो इक्वेशन था क्या था, 3R माइनस N इक्वल टू 1। तो अगर मैं इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, 9R माइनस ऑफ 3N इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, तो मेरा 3 आ जाएगा। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं और इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 ले लेता हूं तो आई थिंक अब हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से दोनों सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, तो ये 9R कैंसिल होंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आ जाएगी -N इक्वल टू माइनस ऑफ 8। तो जो मेरी N की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब N इक्वल टू 8 जो है किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो इसी में रख देते हैं 3R माइनस N इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आएगा 3R, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ कितना आएगा 3R माइनस ऑफ N, तो मतलब -8 इक्वल टू 1, है ना। देखो यही आया, तो यहाँ से मेरी 3R की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 3R इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो जो मेरी R की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3। ये आ गया, कुछ ऐसा आ गया। तो N और R की वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर अब एक कोऑर्डिनेट तो मेरा निकल गया। देखो
अभी मेरे ट्राइंगल वर्टिसेस के दिए गए, मतलब जो मेरे ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए गए, अगर मैं उनके कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है भाई। तो अगर आप कोऑर्डिनेट्स बनाना चाहो तो यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना भी सकते हो ट्राइंगल को। जो पहला कोऑर्डिनेट अगर मैं ए लिखूं, ये बी है और ये बच्चों मेरा सी है, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट ए के दिए गए वो है 4 cos t 4 sin t, तो इसे हम लिखते हैं 4 cos t 4 sin t। बढ़िया। बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए, बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए, 2 sin t माइनस 2 cos t दिए गए, तो 2 sin t माइनस 2 cos t, 2 sin t माइनस 2 cos t माइनस 2 cos t, और c 3r माइनस n, तो 3r माइनस n क्या होगा। तो अगर मुझे 3r माइनस n कैलकुलेट करना है तो 3 इंटू 3 माइनस ऑफ 8, तो 9 में से 8 गया, 1 आ गया, तो x कोऑर्डिनेट तो 1 आ गया। y कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो y कोऑर्डिनेट के लिए r स्क्वायर माइनस n माइनस 1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो r स्क्वायर माइनस n माइनस 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आएगा, r स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस n, n की वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू 8 है, और 8 माइनस ऑफ 1 कितना आएगा, तो ये 0 आ जाएगा, है ना। 9 में से 9 गया 0, तो ये जो मेरा आएगा ये 0 आ जाएगा। अब मुझे सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है, तो अगर ये मेरा सेंट्रॉइड है जो कि इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन होगा, तो क्या मैं इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं आसानी से, तीनों वर्टिसेस पता है। तो अगर मैं इसे h, k ले लेता हूं, अगर मैं इसे h, k ले लेता हूं, तो बताओ h के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, तो सम ऑफ x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 3, तो यहां से जो मेरा h का वैल्यू आएगा कितना आएगा बोलो, तो जो मेरा h का वैल्यू आएगा वो आएगा 2 sin t प्लस 4 cos t, 2 sin t प्लस 4 cos t, और साथ में क्या आएगा, और एक और सम लेना पड़ेगा, प्लस 1 अपॉन 3 आ जाएगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं जो मेरा 3h माइनस 1 होगा वो कितना होगा, 2 sin t प्लस 4 cos t आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है, क्लियर। अगली बात, ऐसे मैं एक और काम कर सकता हूं, मैं k भी निकाल सकता हूं, कितना होगा, 4 sin t माइनस 2 cos t, तो जो मेरा k का वैल्यू आएगा वो आएगा 4 sin t माइनस 2 cos t, और थर्ड वर्टिसेस के y कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0 हैं, तो प्लस 0 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। तो यहां से जो मेरी 3k की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो मेरी आ जाएगी 4 sin t माइनस 2 cos t, और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। अब एक काम करते, दोनों इक्वेशंस के स्क्वायर्स का सम ले लेता हूं, तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस के स्क्वायर्स का सम लूं, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दूं, तो बताओ कितना आएगा, 3h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3k होल स्क्वायर कितना आएगा बताओ। तो ये जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, अब देखो आ जाएगा 2 sin t होल स्क्वायर कितना आएगा, 4 sin स्क्वायर t, और यहाँ पे माइनस 2 cos t का होल स्क्वायर कितना आएगा, 4 cos स्क्वायर t, तो 4 sin स्क्वायर t प्लस 4 cos स्क्वायर t 4 के बराबर आएगा, तो ये तो मेरा 4 बन गया। ऐसे ही बताओ 16 cos स्क्वायर t और 16 sin स्क्वायर t मिलके अगेन 16 होगा, और बाकी जो वैल्यू आएगी यहां से क्या आएगी, 2 2 जा 4 इंटू 16, तो 16 sin t cos t, और यहाँ क्या आएगा माइनस 16 sin t cos t, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ओनली 16 प्लस 4 बचेगा। ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हमने ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व कर लिए हैं, है ना, बहुत ऐसी इक्वेशंस हमने सॉल्व करी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेरी वैल्यू होगी आ जाएगी 3h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3k होल स्क्वायर इक्वल टू 20 आ जाएगा। अब एक काम करता हूं, मैं h को x से और k को y से रिप्लेस करूंगा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, लोकस। तो अगर मैं h को x से रिप्लेस करूं और k को y से रिप्लेस कर दूं, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 3x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर इक्वल टू 20 आ गया। अब एक काम करते, दिए हुए लोकस से कंपेयर करते हैं, जो मेरा दिया हुआ लोकस था वो कितना था, यही तो था। तो यहां पे बस अल्फा की जगह क्या आ गया, अगर आप ध्यान दो तो अल्फा की जगह जो मेरी वैल्यू आई है वो कितनी आई, 20 के बराबर, बाकी तो सेम एज इट इज है। तो यहां अगर मेरी जो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, 20 है, तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या होगा, 20 है। तो बढ़िया सवाल था। अगर ऐसे ही और भी बहुत सारे स्टेप्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आप हमारे हेल्प मी सॉल्व इट फीचर का भी यूज कर सकते हैं, तो जाइए ऐप पे एक्सप्लोर करिए। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो मेरा क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, कह रहा है लेट द पॉइंट्स 11/2, a lie on or inside the triangle with sides x plus y equal to 11, x plus 2y equal to 16, 2x plus 3y equal to 29, then the product of the smallest and largest value of alpha is। तो ये जेईई में 2025 का सवाल है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार हमने फिर से पढ़ा, 11/2, a जो है वो जो ट्राइंगल है उस पे लाई करेगा, उसके इनसाइड होगा, और ट्राइंगल किससे फॉर्म हो रहा है, ये साइड से उसकी दी गई हैं, 3 साइड्स दी गई हैं, तो मुझे अल्फा की
लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का प्रोडक्ट बताना है। तो मुझे कहीं ना कहीं भी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइन आसानी से ड्रॉ हो जाएंगी, सारी की सारी सिंपल फॉर्म में दी गई हैं। तो अगर मैं पहली लाइन ड्रॉ करूं x + y = 11, तो यहां पे काम करते हैं, सबसे पहले लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन कैसे ड्रॉ होंगी, x + y = 11 अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मुझे पता होना चाहिए जो पहली लाइन होगी x + y = 11, तो x + y = 11 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो सिंपल सा है, डबल इंटरसेप्ट, अगर मैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखूं तो x/11 + y/11 = 1 आ गया। तो मतलब जो मेरा x इंटरसेप्ट है वो 11,0 आ गया, और जो मेरा y इंटरसेप्ट आया वो कितना आया, जो मेरा 0,11 आ गया। तो यहां पे ये मेरा लाइन हो जाएगा, ऐसी लाइन जाएगी। ठीक है, तो एक बार लाइन ड्रॉ कर लेते हैं प्रॉपरली। ये जो मेरी लाइन होगी, ठीक, मेरे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो मेरा होगा 11,0 होगा, और ये जो होगा मेरा 0,11 होगा। बढ़िया। और ये जो लाइन है मेरी, कौन सी लाइन है, ये मेरी x + y = 11। ठीक है, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो ये मेरी पहली इक्वेशन तो खत्म हो गई, बना ली हमने। अब जरा सेकंड इक्वेशन भी देखते हैं। सेकंड क्या है, x + 2y = 16 दिया हुआ है। तो x + 2y = 16 को मुझे ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करूंगा, तो पहले लिख लेते हैं इसे अच्छे से, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में विजुलाइज करते हैं। तो x/16 होगा प्लस y/8 = 1। तो इसका मतलब जो मेरा x इंटरसेप्ट होगा वो 16 होगा, y इंटरसेप्ट 8 का होगा। तो 16 8 को लोकेट करेंगे तो 16 थोड़ा सा आगे कहीं होगा, 16 यहां कहीं होगा, बैठा होगा, और 8 कहां होगा बताओ, तो 8 जो मेरा होगा वो यहां कहीं होगा, लेट से 0,8 है ना। तो यहां पे जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, है ना, ये लाइन मेरी बनेगी। अगर मैं लाइन की इक्वेशन लिखूं तो ये लाइन की इक्वेशन कैसी जाएगी, ये जो मेरी लाइन की इक्वेशन होगी ये होगी x + 2y = 16 है, तो आ जाएगा मेरा x + 2y = 16। अब लास्ट लाइन बनाते हैं। लास्ट लाइन क्या है, तो 2x + 3y = 29 है। तो अगर मैं 2x + 3y = 29 को ड्रॉ करूं वो कैसा आएगा, 29 से डिवाइड लेते हैं तो आ जाएगा 2x/29, तो x/29/2 आ जाएगा, प्लस y/29/3 आ जाएगा, और इक्वल टू कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो कुछ ऐसा आ गया है ना। अब अगर ऐसा है तो x इंटरसेप्ट 29/2 कितना होगा, 14.5। तो 14.5 कहां होगा, बीच में ही तो कहीं होगा, यहां कहीं होगा 29/2। तो ये मेरा क्या आ गया, 29/2 आ गया, (0) आ गया, लेट से। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट कितना है, तो अगर मैं y कोऑर्डिनेट बनाऊं तो y कोऑर्डिनेट 0,29/3 तो कितना होगा, लगभग 9 पॉइंट समथिंग होगा। तो 9 पॉइंट समथिंग कहां पे आएगा, 9 पॉइंट समथिंग लेट से यहां कहीं आएगा, 0,29/3 आ जाएगा। तो यहां पे जो सिचुएशन ड्रॉ होगी अब कैसी होगी वो तो ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, ये कुछ ऐसा बन गया है ना, ऐसा बना। तो अब ध्यान से अगर आप देखो एक बार के लिए, है ना, इसे एक बार रीड्रॉ कर लेता हूं मैं। देखो, ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक, आपको ध्यान से ये समझना है कि यहां पर ट्रायंगल फॉर्म हुआ, बिल्कुल फॉर्म हुआ। अगर मैं ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसे लोकेट करूं तो ये पॉइंट से देखो, एक तो मेरा ये A है, ये मेरा B है, और ये मेरा पॉइंट C है। तो मुझे ना अब ये पॉइंट से कोऑर्डिनेट भी निकालने पड़ेंगे A B C के। तो ध्यान से देखना पड़ेगा कौन किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अगर मुझे A के लिए निकालना है, फॉर A, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फॉर A। तो A के लिए भाई क्या होगा, अगर आप A की बात करो तो A 2 लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो एक लाइन तो ये है जो कि x + y = 11 है, तो मैं लिख लेता हूं x + y = 11 आ गया। और एक और लाइन गई है, तो एक तो x + y = 11, दूसरी ब्लू वाली लाइन गई। ब्लू वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली लाइन है, 29/2 का इंटरसेप्ट है। तो वो लाइन का इक्वेशन क्या था, 29/2, 2x + 3y = 29 है। तो ये आ जाएगा 2x + 3y = 29 है। सॉल्व करने के लिए ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x + 3y = 33 आ जाएगा। घटा लो कितना आएगा, -x = -4 आएगा। तो जो x की वैल्यू आएगी 4 आ जाएगी, इसमें रखेंगे तो जो y की वैल्यू आएगी वो 7 आ जाएगी। तो कितना आया, 4,7। तो 4,7 कहाँ पे होगा बच्चों, तो ये रहा मेरा 4,7। ये मेरा x कोऑर्डिनेट आ गया, मतलब इसका कोऑर्डिनेट आ गया A का। अब ऐसे अगर मुझे B का निकालना है, लिखता हूं मैं फॉर पॉइंट B। तो A कैलकुलेट कर लिया हमने, अब लिखते हैं फॉर B।
फॉर बी। तो बी के लिए क्या करेंगे, तो बी के लिए हमें देखना पड़ेगा बी किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो बी देखो, एक तो ये ब्लू वाली लाइन जो कि क्या है 2x + 3y = 29 है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो 2x + 3y = 29 दी गई है। एक तो ये लाइन पार्टिसिपेट कर रही है इंटरसेक्शन पॉइंट में। दूसरी लाइन जो मेरी है वो क्या है, दूसरी वाली लाइन है, ये कौन सी है, ये 16 और 8 का इंटरसेप्ट किसने बनाया है, 16 और 8 का, देखो ध्यान से। तो ये जो मेरी x + 2y = 16 वाली लाइन है, कौन सी लाइन है, x + 2y = 16 की लाइन है। तो यहां से अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, सेकंड अगर इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ये कितना आएगा, 2x + 4y = कितना आ जाएगा, 32, और ये क्या आएगा 2x + 3y = 29। तो यहां से जो वैल्यू आएगी कितना आएगा, y = देखो सब्ट्रैक्ट किया तो 2x 2x कैंसिल, 32 में 29 गया, 3 आ गया, तो y की वैल्यू 3 आई, इसमें रख देते हैं, कितना आएगा, तो आ जाएगा x + 2 3 6 = 16, जो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आ जाएगी। तो 10,3 आया, तो 10,3 मतलब इसके कोऑर्डिनेट आए वो 10,3 हो आ गया। ठीक, अब ऐसे c के निकाल दो, तो c किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो c लास्ट की जो दो लाइनें बच रही हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो एक तो मेरी कौन सी, देखो फिर से c में एक तो यही वाली लाइन है x + 2y = 16, तो एक तो x + 2y = 16 को सॉल्व करना है, दूसरा किसको सॉल्व करना है, एक और लाइन है, देखो एक तो ये गई और एक ये वाली जो कि x + y = 11 है, तो x + y = 11 है, दोनों को सॉल्व कर लेना है, कर लो सॉल्व, कितना आएगा 2y - y, y = 5 आ गया, और यहाँ से जो x की वैल्यू कितनी आएगी 11 - 5 कितना है, x = 6 आ गया, x = 6 और y = 5 आ गया। तो 6,5 कहाँ पे है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहा मेरा 6 और ये रहा मेरा 5। अब देखो मेरे को क्या था, मेरे पास एक लाइन ड्रॉ हुई है, देखो अगर ये पॉइंट जो है 11/2 वो a है, सबसे पहले एक काम करूंगा x = 11/2 की लाइन ड्रॉ करूंगा। तो अगर x = 11/2 की लाइन ड्रॉ करेंगे तो 11/2 मतलब 5.5, तो कहां पे आएगा, 4 और 6 के बीच में कहीं आएगा। तो अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो लेट से ये रहेगा, ऐसी कुछ लाइन जाएगी, ये कुछ ऐसी लाइन निकल जाएगी जो कि क्या होगी, x = 11/2 की आएगी। अगर आप कोई पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल लाई करेगा तो उसके पास दो ही ऑप्शन है, राइट। अगर आप ध्यान से देखो तो या तो ये उसकी y कोऑर्डिनेट या तो अगर मैं दोनों पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दूं कि अगर ये मेरा पॉइंट E है ABC, तो अगर ये मेरा पॉइंट D है तो ये मेरा पॉइंट E है, तो E से D के बीच में उसकी पॉइंट की जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू वेरी करेगी, है ना। मिनिमम अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो अगर मुझे y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो E के y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो वो D के y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। हम दोनों आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है, x = 11/2 और कुछ लाइंस का इंटरसेक्शन है। तो अगर मुझे सॉल्व करना है फॉर पॉइंट D, तो फॉर पॉइंट D के लिए क्या करूंगा, फॉर पॉइंट D कैलकुलेट करते हैं फॉर पॉइंट D। तो फॉर पॉइंट D के लिए हम क्या करेंगे, अगर मुझे पॉइंट D चाहिए तो x = 11/2 की लाइन आ गई भाई, दूसरी लाइन क्या आ रही है, ध्यान से देखना, एक तो मेरी x = 11/2 की लाइन है और एक ब्लू वाली लाइन है, देखो ध्यान से एक ब्लू वाली लाइन गई है, तो ये ब्लू वाली लाइन कौन सी थी, 29/2 वाला इंटरसेप्ट कौन सा था, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो जो लाइन थी वो 2x + 3y = 29 वाली लाइन थी। तो दूसरी जो लाइन है वो 2x + 3y = 29, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू 11/2 डाल दूं तो कितना आएगा, 2 × 11/2 + 3y = 29, तो ये 2 कैंसिल आ जाएगा, तो 3y की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 29 - 11 कितना आएगा, 18 आएगा, तो जो मेरी y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 के बराबर आ जाएगी। तो y मेरा 6 आया और x की वैल्यू 11/2, तो जो मेरा मैक्सिमम कोऑर्डिनेट y का होगा वो 6 होगा। अब मिनिमम भी निकालना है, तो मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, तो मिनिमम के लिए हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, अब देखो x = 11/2, जो नीचे वाली लाइन कितनी गई है, जहां पे इसको ये वाला जो इंटरसेक्शन किया है ये x + y = 11 है, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर पॉइंट E मैं लिख लेता हूं, फॉर पॉइंट E कितना होगा, तो यहां पे मैं कह सकता हूं x = 11/2, दूसरा क्या है x + y = 11 है, तो अगर मैं यहां पे x = 11/2 यहां डालता हूं तो जो मेरी y की वैल्यू आएगी वो आएगी 11/2। तो जो मेरा E का कोऑर्डिनेट कितना आएगा 11/2, 11/2, तो यहां पे जो मेरा E का कोऑर्डिनेट आया वो कितना आया, वो मेरा आ गया 11/2, 11/2, और जो मेरा D का कोऑर्डिनेट कितना था, तो अगर मैं D का भी कोऑर्डिनेट लिख ही लेता हूं, D का कोऑर्डिनेट मैक्स कितना था, x मेरा 11/2 था, y मेरा 6 था। तो देखो y की मिन और मैक्स वैल्यू दोनों आ गई 11/2 और 6। अगर मुझे प्रोडक्ट लेना तो प्रोडक्ट कितना आएगा बताओ, प्रोडक्ट वैल्यू कितनी आएगी, तो प्रोडक्ट कितना होगा बताइए, तो आ जाएगा मेरा 11/2 × 6, 11/2 × 6, तो वैल्यू जो आएगी 33 के बराबर आ जाएगी, 33 के बराबर आएगी। तो यहाँ पे देखते हैं 33 कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
क्लियर है, बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अगर हम इसे ध्यान से पढ़े तो यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर विद द वर्टिसेस p 5,4 एंड q -2,4 एंड r a, b with 35 square unit if its orthocenter and centroid are O2, 14/5 and C, D respectively then C plus 2D। तो C plus 2D की क्या वैल्यू होगी, मुझे चारों में से एक ऑप्शन पता करना है। तो फिर से एक बार ध्यान से देखो, मुझे एरिया ऑफ द ट्राइंगल दिया गया है और मेरे पास 3 पॉइंट दिए गए हैं, राइट, जो कि क्या है 5,4 -2,4 और A, B दिए गए। तो अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो कैसा होगा सिचुएशन, तो बना लेते हैं। ये मेरा P है और अगला क्या है, अगला मेरा Q है और एक मेरा R है। P के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए गए, 5, 4 -2, 4। तो एक तो 5, 4 दिया गया है ना, ये मेरे P के कोऑर्डिनेट है। अगला है मेरा -2, 4 और R के कोऑर्डिनेट कितने हैं, R के कोऑर्डिनेट मेरे A, B हैं। अब कह रहा है मुझे एरिया ऑफ द ट्राइंगल दिया गया 35 स्क्वायर मीटर। इसके अलावा एक और बात दी गई है, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड दिए गए। तो ऑर्थो सेंटर कितना दिया गया है 2, 14/5। तो ऑर्थो सेंटर मतलब होता क्या है कि एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, अगर मैं एक एल्टीट्यूड ये ड्रॉप कर दूं और एक P से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप करूं नीचे, राइट, अपोजिट साइड पे, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है मेरा कितना दिया गया 2, 14/5 दिया गया, 2, 14/5 दिया गया। तो क्या मैं यहां पे PR और QR की इक्वेशन निकाल सकता हूं, R के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो, अगर मैं ये कहूं कि मेरा जो ऑर्थो सेंटर वो O है, तो क्या मैं OQ का स्लोप निकाल सकता हूं? बिल्कुल। OQ का स्लोप क्या आएगा, लाइन सेगमेंट OQ का स्लोप क्या आएगा, तो ये आ जाएगा y2 - y1, तो 14/5 - 4, ये मेरा आ जाएगा 14/5 - 4, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 कितना होगा, तो 2 - -2 4 आ जाएगा, तो मेरा 4 के बराबर आएगा। सॉल्व कर लेते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी 14 - 20 अपॉन 20, तो वैल्यू कितनी आएगी -6 अपॉन 20 आएगी। तो स्लोप ऑफ OQ कितना आएगा, स्लोप ऑफ OQ जो मेरा आ जाएगा -3/10 के बराबर आ जाएगा। तो अगर स्लोप ऑफ OQ मेरा -3/10 के बराबर आ गया, तो ये जो OQ है वो PR के परपेंडिकुलर है, तो PR का जो स्लोप आएगा क्या आएगा -1 अपॉन -3/10। तो यहां से जो मेरा PR का स्लोप आएगा वो कितना आएगा, वो जो मेरा आएगा 10/3 के बराबर आ जाएगा। तो अगर PR का स्लोप आ गया, मुझे पता है जो PR लाइन है वो 5,4 से पास करती है, तो मैं इक्वेशन ऑफ PR निकाल सकता हूं। तो इक्वेशन ऑफ PR क्या होगा, इक्वेशन ऑफ PR क्या होगा, तो y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1 लगा देते हैं यहां पर। तो y - y1 मतलब y - 4 इक्वल टू m कितना होगा, तो m मेरा 10/3 इंटू x - 5 हो जाएगा। ये आ गया। तो यहां से एक काम करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो वैल्यू कितनी आएगी 3y - 12 इक्वल टू कितना आएगा 10x - 50। कैलकुलेशन थोड़ी सी और करनी है, तो 10x - 3y की जो वैल्यू आएगी वो 38 के बराबर आएगी। मैं इसे अपना इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। आगे इक्वेशन ऑफ PR, ऐसे एक काम और करना है। ऐसे अगर मैं कैलकुलेशन और करूं कि भाई इसके बारे में भी देख लेते हैं, ये जो आ रहा है, अगर इसे मैं कहता हूं कि PO का स्लोप क्या होगा, तो PO का स्लोप क्या आ जाएगा, तो PO का स्लोप y2 - y1 के अकॉर्डिंग 14/5 माइनस ऑफ 4 अपॉन 2 - 5 आ जाएगा। ये आएगा 14/5 माइनस ऑफ 4 अपॉन 2 - 5, तो जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 14 - 20 अपॉन 5 इंटू -3 के बराबर आएगा। तो देखो 14 में से 20 गया, कितना आएगा -6 गुणे 5 इंटू -3, तो कितना आएगा 2/5 के बराबर, है ना। कैलकुलेशन सही है, 2/5 के बराबर आएगा। देखो ध्यान से, फिर से देख लेते हैं, ये 2/5 के बराबर आएगा कैसे, तो ये आएगा 14/5 माइनस ऑफ 4 आया, है ना, 14/5 माइनस ऑफ 4 y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अच्छा ये वाला है, मैं बैड PO के लिए है, तो 14/5 माइनस ऑफ 4 अपॉन 2 - 5 आया। तब यहां से क्या आएगा 14 - 20 अपॉन 5 इंटू -3, तो 14 में से 20 गया, कितना आएगा -6 अपॉन 5 गुणे -3, तो कितना आया, तो अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो 3 × 6 आएगा, तो 2/5 आ गया। तो अगर PO का स्लोप 2/5 आया, तो RQ का स्लोप क्या होगा -1 अपॉन 2/5, जो कि -5/2 के बराबर आएगा। तो मैं यहां से बोल सकता जो मेरा RQ का स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ RQ कितना आएगा, तो वो मेरा जो आएगा
कहाँ गया, हाँ ये रहा, -1/2/5 कितना आएगा, -5/2। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ आर क्यू भी लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ आर क्यू भी निकाल ही लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ आर क्यू क्या होगा बच्चों, तो y - y1, ये क्या है, देखो ये पॉइंट से पास कर रहा है, तो y - y1 मतलब y - 4 इक्वल टू -5/2 इंटू x - x1 के अकॉर्डिंग x + 2 आ जाएगा, x + 2 के बराबर आएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 2y - 8, राइट, 2y - 8 के बराबर इक्वल टू -5x - 10। तो यहां से क्या आ जाएगा, 5x + 2y इक्वल टू 18 आ गया। देखो 5x + 2y और इक्वल टू एक मिनट हम फिर से देखते हैं, तो ये मेरा आया -5x - 10, 2y - 8, तो ये मेरा आ जाएगा 5x + 2y इक्वल टू -8 + 10, तो -10 + 8 कितना आएगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, ये -2 के बराबर आएगी, -2 के बराबर आएगा। तो ये मैं -2 लिख लेता हूँ, ये मेरा एक और इक्वेशन बना, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। दोनों को सॉल्व करना, ध्यान से देखना, 10x - 3y, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में 2 से गुणा कर दूं तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 10x + 4y, 10x + 4y इक्वल टू -4 आ जाएगा। और एक और है इसके अलावा 10x - 3y इक्वल टू कितना आएगा, 38 आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते कितना आएगा, 7y की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, तो -4 - 38 कितना आएगा, तो -42 आ जाएगा। तो y की जो वैल्यू आई वो आ गई मेरी -6 आ गई। और y इक्वल टू जो -6 से किसी भी एक में रख देते हैं, तो मैं इसी में रख देता हूँ, कितना आएगा, तो आ जाएगा मेरा 10x - 24 इक्वल टू -4। तो 10x की जो वैल्यू आएगी वो 20 आ जाएगी, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो मेरी x की वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट मेरा 2 आया, y कोऑर्डिनेट मेरा -6 आया। तो यहाँ से अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो 2, -6 मिला, क्या कोऑर्डिनेट मिला, वो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिला। तो ये जो आया 2, -6 आ गया, तो a आ गया, b आ गया, a मेरा कितना है 2 और b मेरा कितना है -6, a मेरा 2 आ गया, b मेरा -6 आ गया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है बच्चों, इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे इसे। आगे बोल रहा है, क्वेश्चन को अगर हम पढ़े रीड करें तो क्या, जो मेरा सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड कितना है, सेंट्रॉइड C, D निकाल सकते हैं सेंट्रॉइड। देखो सेंट्रॉइड क्या होगा, सम ऑफ ऑल x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 3, सम ऑफ ऑल y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 3, है ना। तो सम ऑफ x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, अगर मैं सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट लिखूं तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा, तो ये आ जाएगा, ऐड करते हैं, कितनी वैल्यू थी, 5 - 2 3, 3 + 2 5, राइट। फिर से 5 में से 2 गया 3, 3 धन 2 5, तो 5/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। और ऐसे ही y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो अगर मैं y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, 4 4 8, 8 - 6 2, 2/3, तो आ जाएगा मेरा 2/3। और ये जो वैल्यू है ये क्या दी गई है, C, D के बराबर दी गई है। तो C, D के बराबर मतलब जो मेरी C की वैल्यू आएगी वो 5/3 और जो मेरी D है वो कितनी आएगी, 2/3 के बराबर। अब C + 2D पूछ रहा है, तो C + 2D कितना होगा, 5/3 + 4/3 जो कि 9/3, जो कि वैल्यू 3 के बराबर आएगी। तो C + 2D की वैल्यू 3 के बराबर आएगी। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो मेरा बी ऑप्शन बनेगा, 3। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, द पोर्शन ऑफ द लाइन 4x + 5y = 20 in the first quadrant is trisected by the line L1 and L2 passing through the origin. The tangent of an angle between the line L1 and L2 is. तो यहां पे मुझे ये 4 ऑप्शन दिए गए, मुझे क्या निकालना है, टेंजेंट ऑफ एन एंगल जो कि लाइन L1 और L2 के बीच में बनेगा, वो एंगल का टैन निकालना है। ये क्वेश्चन है। तो इसमें मैं काम कर सकते हैं, सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं ये चल क्या रहा है ना। तो मुझे बहुत इजीली बना सकता हूं 4x + 5y = 20 लाइन कैसे ड्रॉ होगी। तो ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में हम देख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं, 4x + 5y = 20। देख लो बहुत ईजी, आपने कई बार इस तरह के क्वेश्चन किया होगा जहां पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट आते हैं। तो ये आएगा x/5 + y/4 = 1 के बराबर आ जाएगा। तो मतलब x जो मेरा x इंटरसेप्ट होगा वो 5,0 होगा, y इंटरसेप्ट मेरा क्या आएगा, 0,4 के बराबर आएगा। परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। अब आगे करा, देखो 2 लाइन है जो कि ओरिजिन से पास करती हैं। वो ये जो लाइन है, जो ये वाली लाइन है जिसका पोर्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये जो ए बी पोर्शन है इसे ट्राइसेक्ट कर रही है। तो कैसे ट्राइसेक्ट करेंगे, लेट से मैं 2 लाइनें ड्रॉ करता हूं, एक ये और एक ए, है ना। और ये जो दोनों लाइनें मेरी ड्रॉ हो रही हैं, ये लेट से अगर ये L1 पॉइंट है और अगर मेरा L2 है,
तो आप समझ गए अगर मैं ट्राइसेक्ट कर रही हूं इसका मतलब क्या, 3 बराबर हिस्सों में बांट रही है, मतलब AL1 इक्वल टू L1 L2 इक्वल टू L2B। तो मैं इससे ये भी मान सकता हूं कि तीनों की लेंथ XXX है, राइट, ऐसे कह सकते हैं, करेक्ट। अब यहां पे बहुत अच्छे से हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं L1 का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो L1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हमें पता है AL1 अपॉन L1B। AL1 अपॉन L1B क्या होगा, ये मेरा आएगा x अपॉन 2x, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन 2x मतलब 1/2 के बराबर आएगा। तो यहां से अगर मुझे L1 के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो m1 x2 मतलब कितना आएगा, 1 इंटू 5 प्लस m2 x1 मतलब 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2, बढ़िया। और ऐसे अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना तो क्या होगा, 1 इंटू 0, तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4 आ जाएगा, 2 इंटू 4 अपॉन 3। तो जो मेरा यहां से L1 निकल के आएगा वो कितना आएगा, 5/3 कॉमा 8/3। तो ये मेरे L1 के कोऑर्डिनेट आ गए। ऐसे अगर मुझे L2 के कोऑर्डिनेट निकालने तो भी बहुत इजी काम है। तो L2 कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, आप देखो, आप एक बात समझ सकते हो, AL2 अपॉन L2B कितना होगा। तो जो मेरे AL2 अपॉन L2B की वैल्यू आएगी बच्चों, वो कितनी होगी, वो कितनी होगी, AL2 कितना है, तो AL2 मेरा कितना है, 2x है। देखो ये 2x है और ये मेरा x है, तो मेरा क्या आएगा, 2/1 के बराबर आ जाएगा। ये आया, तो यहां पे भी इंटरनल डिवीजन लगा देंगे हम लोग, बहुत बढ़िया। तो यहां पे अगर मुझे L2 के कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, तो वापस से वही काम है, m1 x2। तो देखो ये कितना होगा, अगर इसे मैं कहता हूं 2 तो यह कितना आएगा, 2 इंटू 5 के बराबर आएगा, m1 x2 मतलब 2 इंटू 5 प्लस m2 x1 मतलब 1 इंटू 0, तो 1 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2 कॉमा, अब ना m2/1 आएगा और m1/2। तो m1 कितना है, m1 मेरा 2 है, तो 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू कितना आया, तो 1 इंटू 4 आ गया, 1 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2 के बराबर। तो यहां से जो कोऑर्डिनेट निकल के L2 आएगा कितना आएगा, 10/3 कॉमा 4/3 के बराबर आ गया। तो मेरा L2 का कोऑर्डिनेट L1 का कोऑर्डिनेट आ गया। अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे अब निकालना है एंगल बिटवीन द लाइन L1 एंड L2। तो अगर मुझे ये निकालने से मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा, दोनों ओरिजिन से पास कर रही है, तो बताओ स्लोप ऑफ L1 क्या होगा, ML1 क्या होगा, तो ये आ जाएगा मेरा, देखो ध्यान से, तो y माइनस y1 मतलब इससे मैं अगर कहूं कोऑर्डिनेट्स कितने हैं L1 के, तो अगर आप L1 के देखो तो कितना है, 8/3, तो आ जाएगा 8/3 माइनस ऑफ 0 अपॉन x2 माइनस x1 कितना आएगा, 5/3 माइनस ऑफ 0, कितना आएगा ये, तो मेरा आ जाएगा 8/5। ऐसे अगर मुझे स्लोप ऑफ L2 निकालना तो वो कितना आएगा, स्लोप ऑफ L2 की वैल्यू कितनी आएगी, आ जाएगा y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 मतलब 4/3 माइनस ऑफ 0 अपॉन 10/3 माइनस ऑफ 0, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 4 अपॉन 10 जो कि कितने के बराबर आएगा, 2/5 के बराबर जाएगा। तो एक 2/5 और एक क्या आया, एक मेरा आया 8/5। तो दो लाइन का अगर मुझे स्लोप पता है तो उनके बीच का tan थीटा निकाल सकते हैं, एक्यूट एंगल मॉड के साथ में आता है ना। तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे एंगल निकाल लेते हैं, tan थीटा क्या आएगा, मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 आएगा, वैल्यूज पुट करते हैं। तो m1 कितना है, m1 जो है मेरा 8/5, तो 8/5 माइनस का 2/5 अपॉन 1 प्लस 8/5 इंटू 2/5 आ जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी 6/5 अपॉन कितना आएगा, 25 प्लस 16 कितना आएगा, 41/25 आएगा, ये आएगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी जरा बताइए, 6/5 आया अपॉन 45, 41 अपॉन 25, तो 6/5 यहाँ आया, 25 ऊपर गया अपॉन 41 आया, तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 30/41 आ जाएगा। तो यहां से जो मेरा tan थीटा निकल के आ रहा है वो 30/41 आ रहा है। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो यहां पर डी ऑप्शन बनता है। ठीक है, अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन 2x minus 3y plus 28 equal to 0 measured parallel to the line root 3x minus y plus 1 equal to 0। चार ऑप्शंस मेरे पास में हैं। तो अब कैसे निकालूं डिस्टेंस जो 2,3 की है इस लाइन से बट अलोंग दिस लाइन। तो ये जो क्वेश्चन है जेईई मेन 2024 का, और ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले भी रिपीट हो चुके हैं, तो एक इंपॉर्टेंट पैटर्न वाला क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे करेंगे इसे। यहां पर क्या होगा, अगर मैं इस फिगर को ड्रॉ करके दिखाऊं कि एग्जैक्टली चल के आ रहा है,
तो अगर 1 मिनट के लिए आप मानो कि ये मेरा पॉइंट जो है वो 2,3 है, मेरा जो पॉइंट है वो 2,3 है, इसका कुछ नाम दिया है, नहीं दिया तो हम P मान लेते हैं, 2,3 है, और इसकी जो डिस्टेंस निकालनी है वो कहां से निकालनी है, 2x - 3y प्लस 28 इक्वल टू 0 से निकालनी है। तो अब देखो ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी है। अब एक लाइन मान लो तुमने दी है √3x - y प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो अगर इसके पैरेलल निकालनी मतलब ऐसी करके, राइट, दोनों का पैरेलल होनी चाहिए, दोनों जो डायरेक्शन है दोनों पैरेलल होनी चाहिए, राइट। अगर मैं कहूं ये जो मेरी लाइन सेगमेंट अगर ये PM है तो PM में √3x - y प्लस 1 इक्वल टू 0 के पैरेलल होना चाहिए, तब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है PM। तो बताओ, बहुत आसान है, पैरामीट्रिक फॉर्म जानते हो आप सभी लोग, पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज होगा यहां पर। तो सबसे पहली बात कि अगर मैं कहूं इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो लाइन का जो स्लोप आएगा tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, वो आ जाएगी -√3 अपॉन -1, थीटा 60 डिग्री आ जाएगा, राइट। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इस पॉइंट 2,3 से अलोंग दिस लाइन जिसका जो स्लोप है 60 डिग्री है, अगर वहां से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेना तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो वो होता है x + r cos थीटा कॉमा y + r sin थीटा पैरामीट्रिक फॉर्म से। तो यहां पे x + r cos थीटा मतलब कितना होगा, तो मेरा पॉइंट m का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2 + r cos थीटा मतलब r cos 60 होगा, और साथ में 3 + r sin 60 हो जाएगा, 3 + r sin 60 आ जाएगा, ये आएगा। अब ये जो पॉइंट M है ये इस लाइन पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई कराएंगे, तो यहां पे हम बोलेंगे ये जो वैल्यू आएगी आ जाएगी 2 × 2 + r cos 60 माइनस ऑफ 3 × 3 + r sin 60 प्लस 28 इक्वल टू 0। तो ये मेरा आ जाएगा 2 × 2 = 4 प्लस 2r cos 60 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 - 9 माइनस 3r sin 60 कितना आएगा, तो 3r × √3/2 प्लस 28 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, 2 2 कैंसिल करेंगे और साथ में ये जो वैल्यू आएगी 4 - 9 कितना आएगा -5 आ जाएगा, और साथ में आएगा r माइनस, ध्यान से देखना 4 - 9 कितना है -5, और साथ में कितना आएगा r माइनस 3√3/2r प्लस 28 इक्वल टू कितना आया 0 आ गया, बढ़िया है। तो यहां से अब मैं कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड में ले जा रहा हूं, तो वैल्यू कितनी आएगी 2r माइनस 3√3r है ना, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आएगा 28 में से 5 गया, अगर मैं 5 - 28 कितना आएगा -23 के बराबर आएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं जो r की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, r जो आएगा मेरा वो आ जाएगा -46 अपॉन 2 - 3√3। अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों, तो ये जो मेरी r की वैल्यू आएगी कितनी आएगी -46 और साथ में 2 + 3√3 2 - 3√3 2 + 3√3, तो वैल्यू कितनी होगी r की जो वैल्यू आएगी -46 2 + 3√3 अपॉन 2 × 2 = 4 माइनस ऑफ 27, ये आ गया। तो यहां से अब मुझे पता है 4 - 27 की वैल्यू कितनी होती है, ये जो होती है -23 -23 होती है, तो ये आ जाएगा -46 × 2 + 3√3 डिवाइडेड बाय -23 के बराबर आएगी। तो अब क्या करेंगे, -23 से -46 को कैंसिल करते तो -2 आएगा प्लस 2 आएगा, माय बैड, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करो तो 4 + 6√3 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा जो कि 4 + 6√3 के बराबर होगा। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन पे जाएं तो जो मेरा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है जेईई मेन 2024 का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कह रहा है लेट ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 3x + 2y = 14 and 5x - y = 6 and b be the point of intersection of the line। तो b जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन है, और अगेन दो लाइनें मेरे पास दी गई हैं 4x + 3y = 8 6x + y = 5। तो जो मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है वो है 0.5, -2 की, कहां से, लाइन AB से कैलकुलेट करनी है। तो अगर मुझे लाइन AB से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो किसी भी तरीके से पहले मुझे लाइन AB का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो लाइन AB का इक्वेशन कब निकलेगा, जब मुझे A और B के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन बनता है ना, तो सबसे पहले दिमाग में ब्लूप्रिंट आना चाहिए कि करना क्या एग्जैक्टली, इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करनी है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है। तो एक काम करते हैं, मुझे अगर A निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों
लाइंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर पॉइंट ए मैं लिखता हूं, फॉर पॉइंट ए, हम पॉइंट ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले। तो अगर मैं पॉइंट ए के लिए बात करूं तो वो इक्वेशंस क्या हैं, 3x + 2y = 14 है एक तो मेरा, 3x + 2y = 14, और अगला क्या है 5x - y = कितना है 6 के बराबर है। ये हो गया, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां से मैं एक काम करता हूं, 3x + 2y = 14 आ गया, और कितना आएगा 10x - 2y = 12 आ गया। दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, घटा लो, जोड़ना पड़ेगा, सॉरी घटाना नहीं पड़ेगा क्योंकि देखो 2y और -2y ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना आएगा वैल्यू, याद आएगा मेरा 13x = 14 12 26 आ गया। तो मेरी x की वैल्यू 2 के बराबर आएगी, 2 के बराबर आ गई। अगर मेरा x 2 के बराबर है तो मैं एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो वैल्यू कितनी आएगी 5 2 10 आ जाएगा, माइनस ऑफ जो मेरी y की वैल्यू 6 के बराबर आएगी। तो यहाँ से जो मेरा y आएगा कितना आएगा 4 के बराबर आएगा। तो मेरा y 4 के बराबर, x मेरा 2 के बराबर आ गया। तो मेरा जो पॉइंट a आ गया, जो मेरा पॉइंट a कितना आया 2,4। तो मैं लिख लेता हूं जो मेरा पॉइंट a है वो 2,4 के बराबर है। अब ऐसे ही मैं पॉइंट b के लिए भी सॉल्व कर सकता हूं, फॉर पॉइंट b। तो एक काम करेंगे, फॉर पॉइंट b के लिए ऑपरेशन चलाएंगे हम ऐसे ही। तो पॉइंट b, तो पॉइंट b अगेन मेरे पास देखो दो लाइंस दी गई हैं, दोनों की इक्वेशंस दी गई हैं, सॉल्व करेंगे। तो एक है मेरे पास 4x + 3y = 8, और एक है मेरे पास 6x + y = 5। देखो 6x + y = 5 दिया गया है, तो 6x + 5 y = 5 दिया गया है, माय बैड, 6x + y = 5। तो एक काम करेंगे, जो मेरी सेकंड इक्वेशन है इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरा 18x + 3y = 15, 3 × 5 = 15, ये आ जाएगा 4x + 3y = 8। सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बताओ, तो ये आ जाएगा 18 - 4। तो 18 में से 4 का कितना आ गया 14x = 7। तो जो मेरी x की वैल्यू आएगी 1/2 के बराबर आ गई। अगर मेरी x की वैल्यू 1/2 के बराबर आई तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा निकाल लेते हैं। x की वैल्यू मेरी 1/2 के बराबर, ध्यान से देखना, किस में रख देंगे, इस वाले क्वेश्चन में रख देते हैं। तो 6 × x कितना होगा 3, 3 + y = 5। तो जो y आएगा कितना आएगा वो 2 के बराबर आ जाएगा। जो मेरा पॉइंट b आया, अगेन x y का कॉम्बिनेशन, मतलब पॉइंट b क्या होगा 1/2, 2 के बराबर। अब देखो, एक तो मेरे पास x कोऑर्डिनेट a, अगर मेरे पास a कोऑर्डिनेट कितना आया तो a कोऑर्डिनेट मेरे पास 2,4 आया, और जो मेरे पास b कोऑर्डिनेट वो कितना आया, b कोऑर्डिनेट 1/2, 2 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास दो वैल्यूज आई हैं, दो कोऑर्डिनेट्स आए हैं, 1/2, 2 आया मेरे पास, 1/2, 2। ठीक है, अब एक काम करते, दोनों की इक्वेशंस निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो कितना आएगा, मतलब ए बी की इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा, 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ ए बी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, y - y1, मतलब इसको अगर मैं x1 मानूँ, अगर इसको मैं y1 मानूँ, इससे अगर मैं x2 लूँ, अगर इससे मैं y2 लूँ, तो आएगा y - y1 कितना होगा, तो y - 4 = y2 - y1 कितना होगा, तो आएगा 2 - 4 अपॉन x2 - x1 कितना होगा, तो 1/2 - 2 ये आ गया, इंटू x - x1 कितना होगा, तो ये x - 2 के बराबर जाएगा। तो यहाँ से मैं एक काम कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ y - 4 = -2, और कितना नीचे आएगा 1/2 - 2 कितना होगा, तो 1/2 - 2 कितना होगा, 1 में से 4 गया -3, तो -3 नीचे आएगा और 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, साथ में x - 2 बनेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ी सी इक्वेशंस को माइनस माइनस कैंसिल करेंगे हम। ये मेरा बनेगा 3y - 12 = 4x - 8। तो ये आ जाएगा मेरा 4x - 3y, और साथ में क्या आएगा 4x - 3, ध्यान देना 4x - 3y, और 12 में से 8 गया +4 = 0 आया। अब ये जो लाइन की इक्वेशन आई बच्चों, ये जो लाइन की इक्वेशन आई, ये इसकी मुझे डिस्टेंस निकालनी है 5, -2 से। तो इसकी जो डिस्टेंस निकालनी है 0.5, -2 से निकालनी है। बहुत आसान कैलकुलेशन है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी, तो एक्स कोऑर्डिनेट की जगह 4 × 5, तो 4 × 5 20 होगा, प्लस -3 × -2 कितना होगा, +6 होगा, साथ में +4 होगा, और मॉड लगाना नहीं भूलना है, अपॉन √ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का जो होल स्क्वायर है प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर, मतलब 4² + -3² कितना होगा इफेक्टिवली
4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के बराबर आएगा। जो डी की वैल्यू कैलकुलेट होकर निकल रही है वो कितनी आएगी, 20 6 26 4 30, तो 30/5 जिसकी वैल्यू जो है 6 के बराबर आएगी। तो यहाँ पर जो मेरा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो 6 बनेगा। तो हम ध्यान से देखें तो करेक्ट ऑप्शन 6 मतलब सी पार्ट है। ठीक है, तो होपफुली सभी ने कन्वर्सेशन एंजॉय की है ना, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है। तो ऐसे ही अगर आपको बाकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी, सेशन के जो 25 क्वेश्चंस हैं उनमें बाकी क्वेश्चंस की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पे टैप एंड टेस्ट का ऑप्शन है, तो जाइए टैप करिए और बाकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अलविदा, थैंक यू।